टॉपर्स फैक्ट्स रटते नहीं हैं, वो समझते हैं। इसी तरह हम क्रोनोलॉजिकल मैनर में समझेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से कैसे जो रूल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आया फ्रॉम 1773 टू 1947। सारे एक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं ना क्रोनोलॉजिकल मैनर। तो जो हमारा 20 डेज की वन शॉट सीरीज है ये उसका फर्स्ट डे है फ्रेंड्स। और आपको डेली 20 डेज तक एट 7 o'clock डेली आपको एक वन शॉट वीडियो आएगी जहां से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपके निकलेंगे हर वीडियो से। तो आप डेली 7 o'clock पे वीडियो को देखेगा। स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ब्रिटिश लेजिस्लेशन स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको 2 फेजेस में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। फेज 1 जो होगा वो आपका 1773 से लेके 1853 चार्टर एक्ट तक होगा और फिर 1858 से लेके 1947 तक होगा। ठीक है, सो हम क्रोनोलॉजिकल मैनर में देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में आया था। उसके बाद उसको अमेंड किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, एक एक करके उसको देखेंगे। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी 1765 में, उसके बाद जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद इसमें जो कमियां रह गई उसके बाद अमेंडिंग एक्ट आया 1781 में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया जहाँ पे हम देखते हैं ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच में। फिर डिफरेंट चार्टर एक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं 4। तो उसको हम एक एक करके क्रोनोलॉजिकल मैनर में समझेंगे कि क्या बैकग्राउंड रहा है कि जिसकी वजह से ये सब एक्ट जो है वो आए हुए। अब जैसे 1773 का एक्ट आया तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड रहा होगा जिसको लाया गया। ठीक है, तो वैसे ही हम इसको समझेंगे एक एक करके ताकि आप कोई भी फैक्ट जो है वो मिस ना कर पाओ। क्लियर है? चलिए, देन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर। इसमें हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कैटलिस्ट रहे हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई, क्या ऐसा बैकग्राउंड बना जिसकी वजह से ये एक्ट आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैटल ऑफ बक्सर आपको याद होना चाहिए। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कमेंट करके बताइए कब हुई थी। ठीक है, तो ये जो हुई थी वो 1764 में हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद आया 1765 जहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे इलाहाबाद ट्रीटी में हम देखें तो क्या हुआ था कि ड्यूअल सिस्टम स्टैब्लिश हो गया था और यहाँ पे कंपनी का जो रूल था सारी चीज उसके अंदर आ गई थी। करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, सो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए और फिर क्या हुआ था कि कंपनी का दिवालिया बैंकरप्सी घोषित कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को। ठीक है, बैंकरप्ट होने की स्थिति में आ गई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सामने से आके इसको बचाना पड़ा। तो उसके लिए एक प्रॉपर एक्ट आया ताकि जो बैंकरप्सी हुई है, बैंकरप्सी का कारण क्या था कि अल्टीमेट पावर कंपनी के पास आ गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अल्टीमेट पावर आ गए थे और इस पावर का वो क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, मिसयूज कर रहे थे। और मिसयूज कौन कर रहे थे? कंपनी के खुद जो वर्कर्स थे। ठीक है, वर्कर्स थे फ्रेंड्स। कहीं भी समझना है आप कमेंट करिए, कमेंट करके पूछिए, हम बहुत बिंदास तरीके से सब कुछ एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में देखेंगे। ठीक है, सो जो मिसयूज कर रहे थे वो कंपनी के वर्कर्स ही थे। सो अब इस मिसयूज ऑफ पावर के पीछे हम बात करें तो मिसयूज ऑफ पावर के पीछे क्या हो रहा था? करप्शन हो रहा था। अब वो इंडिविजुअल अपना सेल कर रहे थे कंपनी के अलावा भी। ठीक है, खुद अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, उससे कंपनी लॉस में जा रही थी लेकिन जो वहां पे लोग काम कर रहे थे वो प्रॉफिट में हो रहे थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की हम देखें तो उसमें क्या हुआ कि मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। सो एक कारण क्या है? मिसमैनेजमेंट। दूसरा है करप्शन। ठीक है, सो ये चीज हमको देखने को मिलती। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? टोटल बैंकरप्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ? सीवियर एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, जैसे हमने बोला अनचेक्ड प्राइवेट ट्रेड किसके बीच में, मतलब किसके द्वारा? तो वो था जो मेंबर्स थे कंपनी के, उनके खुद के द्वारा। मिस गवर्नेंस बहुत ज़्यादा हुआ बंगाल में। ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लीटली कोलैप्स। सो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद हमें ड्यूअल सिस्टम देखने को मिला था जहां पे
हम देखें तो कंट्रोलिंग, जैसे कि बंगाल में क्या था कि जो जनता को जवाबदेही थी वो नवाब की थी, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, रेवेन्यू था, फाइनेंस था, वो सब कंपनी के हाथ में था। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के हाथ में और एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के हाथ में। तो ये बिल्कुल कोलैप्स होता देखने को मिला, उसकी वजह से मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुए। तो उसको ओवरकम करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रोविजंस क्या थे 1773 के एक्ट के? वो प्रोविजंस थे एग्जीक्यूटिव सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले तो जो गवर्नर थे उसको मतलब जो अथॉरिटी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसको सेंट्रलाइज करना था, उसको अपने हाथ में अथॉरिटी लेनी थी। किसके हाथ से? कंपनी के हाथ से। तो धीरे धीरे करके हर एक्ट में हम देखें तो अथॉरिटी बढ़ी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बंगाल के पहले सिर्फ गवर्नर थे, वो गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, नाम में गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। उनको एलिवेट किया गया, उनकी पोजीशन को अपग्रेड किया गया टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एंड ही वाज असिस्टेड। अब क्या वो उसके प्रोविजन में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो बन गए, तो ऑब्वियसली ज़्यादा पावर हाथ में आ गई। ठीक है, रुतबा बढ़ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बढ़ गया, और उनके साथ काउंसिल बनी 4 मेंबर की। देयर वाज अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। सब आपको नोट्स में सारा कुछ लिखा है फ्रेंड्स, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां पे आपको वो मिल जाएगा। नोट्स में सब कुछ, आप बेफिक्र रहिए, बस आप मजे से पढ़ते रहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन इस हद तक बढ़ा दिया गया कि जो बाकी के जो प्रोविंसेस हैं, फॉर एग्जांपल मद्रास एंड बॉम्बे, इन इसको भी इसके अंडर सबऑर्डिनेट कर दिया गया कैलकाटा के अंदर में। ठीक है, बंगाल के अंडर में। सो मद्रास और बॉम्बे दोनों सबऑर्डिनेट में, अगर मतलब एक प्रकार से एक्स्ट्रा सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलती है। तो एग्जीक्यूटिव सेंट्रलाइजेशन हुआ, जिससे कि पावर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में धीरे धीरे आने लगी। जुडिशियल अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहली बार स्टैब्लिश किया गया इन 1774। ठीक है, अब जुडिशरी स्टैब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ी 1774 में सुप्रीम कोर्ट? अभी मिस गवर्नेंस हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया ताकि जो वहाँ के सब्जेक्ट्स हैं, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में, उनके उनके ऊपर, और जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर, ठीक है, काबू में रखा जा सके उनको। तो इसलिए उनके केसेस को हैंडल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है ना, एंटी करप्शन, ठीक है, जो कंपनी के लोगों वर्कर्स के द्वारा जो करप्शन किया जा रहा था, उसके लिए एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लाया गया ऑन द प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग ब्राइब्स ऑफ द कंपनी ऑफिशियल। ठीक है, सो प्राइवेट ट्रेड पे हर प्रकार से पाबंदी जो है वो लगा दी गई। देन रिफॉर्म्स लाए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टर्म्स को फिक्स किया गया कि भाई अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे वो अनलिमिटेड समय तक नहीं हो सकते, वो सिर्फ 4 साल तक हो सकते हैं, वो भी 4 मेंबर है तो एक एक करके वो हर साल रिटायर होंगे। ठीक है, सो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। इसमें कोई दिक्कतें थी। अब दिक्कतें की जैसे हम बात करें, सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें दिक्कतें जैसे हम यहाँ पे बात करें तो आपको वो देखने मिलती हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंसी कंट्रोल आ गया था, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो गया था कैलकाटा में। फिर हम बात करें तो कंपनी ऑफिशियल्स हमको देखने को मिले अंडर द प्राइवेट ट्रेड, वो ये सब करते थे। ठीक है, देन हम देखें तो आपको ये जो 1781 का एक्ट आया फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत कहाँ पे रही थी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो कमियां रही थी उसको दूर करने के लिए 1781 का अमेंडमेंट एक्ट आया। अब इसमें क्या किया गया, दिक्कत क्या थी, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो था वो डिसाइडेड नहीं था, और क्या हो रहा था कि जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव बॉडी था, डिसीजन मेकिंग बॉडी वही थी। तो अब जो गवर्नर जनरल था एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो और जो जुडिशरी थी एंड जुडिशरी, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा था, क्वारल हो रहा था। ठीक है, दोनों के बीच में आपको एक
दोनों एक ही जगह काम कर रहे थे तो मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा था, या फिर दोनों के बीच में दोनों आपस में मिलकर काम नहीं कर पा रहे थे, पावर कोलिशन हो रहा था। तो क्या हुआ, यहाँ पे जुडिशरी की पावर जो है वो कम की गई और एग्जीक्यूटिव की पावर जो है वो बढ़ाई गई। ठीक है, चलिए, तो अभी इसका कारण क्या था कॉन्फ्लिक्ट का? फ्रिक्शन बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर जनरल। क्लियर है? देन क्लैशेस बिटवीन ब्रिटिश लॉ एंड द इंडियन ट्रेडिशनल कस्टम। अच्छा, एक और दिक्कत थी 1773 के एक्ट में कि क्लैशेस हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो रूल करेगी वो किसके लॉ के बेसिस पे करेगी, इंडियन ट्रेडिशंस के ऊपर बेस्ड रूल करेगी या फिर ब्रिटिश लॉ के ऊपर। तो उसको भी यहाँ पे ठीक किया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिवेन्यू कलेक्शन में बार बार इंटरफियर करता था, तो एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पे उसको मैनेज किया गया। अब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी मिल गई। एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी मतलब गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग और उसकी काउंसिल को एग्जम्प्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। अगर उनसे कुछ गलतियां होती भी हैं अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो उसके वो सजा के हकदार नहीं होंगे, उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया कि भाई आप ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब आप ब्रिटिश सब्जेक्ट्स की डे टू डे एक्टिविटी पे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, बार्ट फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू मैटर्स, आप किसी भी प्रकार से रेवेन्यू मैटर्स जो है उस पर हस्तक्षेप बार बार नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। यहाँ से आप मानिए कि 2022 में डेफिनेट क्वेश्चन यहाँ पे इसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट आने वाला है उसके ऊपर आया था। पिट्स इंडिया एक्ट के ऊपर 2023 में क्वेश्चन आया था, और उसके बाद हम बात करें 2021 में आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ऊपर क्वेश्चन देखने मिला था। तो आपको मैं कर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ऑफिशियल रिकॉग्निशन हमको देखने को मिला। अभी जो यहाँ पे क्वारल था हिंदू लॉज और मतलब जो इंडियन ट्रेडिशन लॉज है और ब्रिटिश लॉ के बीच में, तो यहाँ पे वो फ्रिक्शन जो था वो खत्म कर दिया गया और डिसाइड किया गया कि भाई जो इंडियंस हैं वो इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर रूल होंगे और जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रिटिश लॉ के ऊपर होंगे कोर्ट में। ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी आई कि भाई कुछ भी अगर अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट जो है वो गवर्नर जनरल के पास जाएगी रेदर देन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिली है। द नेक्स्ट एक्ट देखें फ्रेंड्स, तो हम वो देख रहे हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था और उसका जो अमेंडमेंट था 81 में, उसके बाद भी चीजें संभली नहीं, उसके बाद भी जो है वो मिसमैनेजमेंट जारी रहा। ठीक है, करप्शन जारी रहा। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए या ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी और ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर में आने के लिए उसने क्या किया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। कंपनी को और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए थोड़े बहुत पावर अपने हाथ में ले ली। तो क्या हुआ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ दो फेज में। क्या हुआ, एक ब्रांच बनी दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरी बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी फ्रेंड्स, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इट कंट्रोल स्ट्रिक्टली द कमर्शियल नेचर, मतलब जो भी कमर्शियल एक्टिविटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कंपनी देखेगी उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी जो भी कमर्शियल अफेयर्स भारत में हो रहे हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा कि जो भी पॉलिटिकल मिलिट्री और रेवेन्यू ऑपरेशंस हैं, ठीक है, पॉलिटिकल मिलिट्री और रेवेन्यू फंक्शंस, वो कौन देखेगा, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, मतलब एक प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, सो यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया इन द पिट्स इंडिया एक्ट की, बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, अभी स्ट्रक्चरल एनहेंसमेंट की हम बात करें तो क्या हुआ कि अगेन एग्जीक्यूटिव को और ज्यादा, एग्जीक्यूटिव मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी नुमाइंदे थे वहां पे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का नुमाइंदा हमको कौन देखने मिल रहा है, दैट इज गवर्नर जनरल। क्लियर है दोस्तों? तो गवर्नर जनरल के जो पावर है वो और ज्यादा क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। किस तरीके से, गवर्नर जनरल काउंसिल वो रेड्यूस फ्रॉम 4 to 3, उसके काउंसिल में जो 4 मेंबर थे अब 3 ही बचे, ताकि डिसीजन मेकिंग जो है वो और ज्यादा फास्ट और आसान हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। ठीक है, अगेन हम भी देखें तो बंगाल एंड मद्रास जो है वो और ज्यादा सबॉर्डिनेट हो गए, बॉम्बे और मद्रास जो है वो सबॉर्डिनेट हो गए बंगाल के और ज्यादा, पहले से ही थे। ठीक है,
देन अब मेजर माइलस्टोन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज ऑफिशियली नेम्ड द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब 2020 में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज को पहली बार ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया कहा गया है, ठीक है। तो इंडियन टेरिटरीज को फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया कहा गया है, दैट इज इन दी पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1773। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1773 को हम देखें तो इट सेंट्रलाइजेस पावर एंड रिन्यू दी मोनोपोलीज। मतलब अब क्या हो रहा है कि देखो अब यहाँ पे पावर को और ज्यादा सेंट्रलाइज किया जा रहा है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 था उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे रूल में, ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर हम देखें कि पावर का सेंट्रलाइजेशन आपको पता है और ज़्यादा मजबूती से हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मोनोपोलीज और ज़्यादा बढ़ गई। अब क्या हुआ 1793 वो ऐसा पहली बार ऐसा समय है, पहला एक्ट है चार्टर एक्ट जहां पे समय सीमा फिक्स की गई कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 20 साल तक ही मोनोपोली उसकी बरकरार रहेगी भारत में ट्रेड करने के लिए। पहले जो था वो एज सच कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं था, वो इंडेफिनिट टाइम था। लेकिन 1773 में पहली बार ऐसा हुआ कि जो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उसको रिन्यू किया गया और टाइम पीरियड फिक्स किया गया, दैट इज 20 ईयर्स। अब यूपीएससी क्या करता है फ्रेंड्स, यूपीएससी का फेवरेट सवाल है वो 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या फिर 1853 का। अब ये चारों में से एक क्वेश्चन वो हर साल पूछता है। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा कि इन चारों एक्ट में हर बार कोई ना कोई एक्ट के ऊपर से क्वेश्चन आता है और ये कंफ्यूजिंग इन नेचर है, आपको बार बार इसको रिवाइज करना होता है। तो आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका ये पूरा क्लियर क्रिस्टल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब मोनोपोली हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली जो थी वो 20 साल तक बढ़ा दी गई, पहला ऐसा सच कोई प्रोविजन नहीं था। हम बात कर रहे हैं 1793 की। अब मिलिट्री इंटीग्रेशन हुआ, कैसा है, कमांडर इन चीफ की जो पोजीशन थी वो नाउ इट कैन बी रेगुलर मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। पहले हम देखते हैं गवर्नर जनरल के काउंसिल में कितने मेंबर थे, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 4 मेंबर थे, उसके बाद उसको 3 कर दिया गया और अब 3 के बाद उसमें कमांडर इन चीफ जो है उसको भी इस काउंसिल में जोड़ दिया गया। ये याद रखिएगा, पूछता है किस एक्ट के अंतर्गत ये किया गया है, ये स्टेटमेंट दे देगा और डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे 1793, 1813, 1833 इस प्रकार से। तो कमांडर इन चीफ को काउंसिल का पार्ट बनाया गया 1793 में। नाउ एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, यहाँ पे हम देखें तो गवर्नर जनरल ग्रांटेड ओवरराइडिंग पावर ओवर हिज काउंसिल। मतलब क्या हुआ कि जो काउंसिल थी, चाहे उसको 3 मेंबर बॉडी बोल ले या फिर कमांडर इन चीफ को मिला के 4 मेंबर बॉडी बोल ले, तो वो क्या कर सकता था, कॉर्नवालिस को ये सुविधा मिल गई थी कि कॉर्नवालिस ने अपने बिहाफ पे अपनी गारंटी लेते हुए बोला कि भाई मुझे ये जो काउंसिल है 4 मेंबर की, ये इसके वजह से मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे फ्री किया जाए और मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर कुछ गलत होगा तो मैं जिम्मेदार हूँगा। तो क्या हुआ कि इसको ओवर राइडिंग पावर दे दी गई कि काउंसिल अगर कुछ बोलती भी है तो उसके अगेंस्ट जाके भी कॉर्नवालिस जो है वो डिसीजन ले सकता था। तो क्या हुआ, गवर्नर जनरल को ओवर राइडिंग पावर मिल गया काउंसिल के स्पेशल केसेस में, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है। देन फाइनेंशियल ड्रेन्स, अभी क्या होता है कि इसमें सैलरीज जो है, अभी देखें तो हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो मेंबर थे, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो मेंबर थे और जो इंडिया का फंक्शन देख रहे थे, तो उनको जो सैलरीज है वो कहाँ से मिली है, इंडियन रेवेन्यू से डायरेक्टली पे की गई है। तो सारे कंपनी ऑफिशियल्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया का काम देख रहे हैं, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटेन में रह के भी लेकिन जो इंडिया का काम देख रहा है, उसको पैसे जो है वो भारत सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है इन द 1793। नाउ कम टू 1813, ठीक है।
अब 1813 एक्ट के अंदर क्या है, हमको फ्रैक्चर्स इन मोनोपोली देखने को मिली है। जो मोनोपोली 20 ईयर्स तक बढ़ाई गई थी, कब, प्रीवियस बार 1793 में, तो अब 20 साल पूरे हो गए 1813 में, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हम देखें तो मोनोपोली जो है वो 20 ईयर्स तक अगेन बढ़ा तो दी, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, मोनोपोली पूरी तरीके से नहीं बढ़ाई, कुछ ट्रेड को ओपन कर दिया गया। अब इसके पीछे भी कहानी है, क्यों इतना प्रेशर आया गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, कि उसने 1793 में तो मोनोपोली खत्म नहीं की ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन 1813 में कुछ चीज़ों में कर दी, पार्शल मोनोपोली हम कह सकते हैं, कुछ चीज़ों में ख़त्म कर दी और कुछ चीज़ों में रहने दी, जैसे कि ट्रेड इन टी और द चाइना के साथ जो ट्रेड था वहाँ पे। तो दो चीज़ पे छोड़ के सब जगह वो मोनोपोली थोड़ी ख़त्म कर दी। अब क्यों कर दी? तो वो इसलिए कर दी क्योंकि ये जो पीरियड है 1813 का, हम देखें जो, तो ब्रिटिश जो मार्केट था, ब्रिटेन का मार्केट ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पहले ओपन था पूरी तरीके से, ठीक है, और बाहर भी तो दूसरे देशों में बेच सकते थे। लेकिन यहाँ पे 1813 के समय क्या हुआ, फ्रांस में नेपोलियन का रूल था, फ्रांस में नेपोलियन का रूल था, और वहाँ कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थ्रू हम देखें तो वहाँ पे बैन लगा दिया गया बाहर के प्रोडक्ट्स के ऊपर, खासकर ब्रिटेन के प्रोडक्ट के ऊपर। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे जो दूसरी कंपनीज काम कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे अपनी चीज़ें फ्रांस वगैरह में, अब उनके पास से वो मार्केट चला गया, फ्रांस का मार्केट। अब उनके पास से वो फ्रांस का मार्केट चला गया तो क्या हुआ, उनको अब अपनी चीज़ें बेचना है ना, वो ब्रिटेन अकेले में कितनी चीज़ बेच पाएंगे, तो अब उनको कुछ और दूसरा मार्केट चाहिए, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया और यहाँ पे मोनोपोली ख़त्म कराई। कहाँ पे, जो सबसे बड़ा मार्केट था इंडिया, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कराई और अपनी चीज़ों को जो है वो इंडिया में बेचना स्टार्ट किया। ये कारण था कि उनका जो मार्केट फ्रांस वगैरह में था वो उनके हाथ से चला गया था। इसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, इसलिए मोनोपोली खत्म की गई, ठीक है। अब क्या, वो माउंटिंग प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश फ्री ट्रेडर्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट सीकिंग द न्यू मार्केट। अब न्यू मार्केट का प्रेशर क्यों आ रहा था, वो बैकग्राउंड स्टोरी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जो प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को न्यू मार्केट की ज़रूरत थी, फ्रांस में भी एक्सपोर्ट बंद हो गया था, तो ऑब्वियसली एक सिंगल ऑप्शन बचता था, दैट वाज इंडिया, ठीक है। अब इकोनॉमिक शिफ्ट हमको देखने को मिलता है, क्या, कि ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, लूजेस इट्स एब्सोल्यूट इंडियन ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, खत्म होती है, विच वॉज क्रूशल एक्सेप्शन लाइक स्ट्रिक्टली रिटेन मोनोपोली ओवर, ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। 1813 में मोनोपोली खत्म की गई थी एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड द ट्रेड विथ चाइना, ठीक है। चलिए, और 20 ईयर्स तक एक्सटेंशन दे दिया गया था, लेकिन टी और चाइना में, टी और ट्रेड विथ चाइना जो था वो मोनोपोली बरकरार थी। अब एजुकेशनल शिफ्ट, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एनुअली हम बात कर लें तो 1 लाख रुपए जो है वो पर ईयर एलोकेट किया जाना था, ताकि इंडियंस के बीच में एजुकेशन प्रमोट हो सके, ठीक है। बट वो एट लास्ट तक वो 1 लाख रुपए स्पेंड नहीं हुए, ठीक है। बिगनिंग ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन हमको देखने को मिलता है इस पीरियड के बाद से। देन सोशल शिफ्ट, यहाँ पे हम देखें तो 1813 में जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑफिशियली परमिट कर दिया गया कि भाई आप धर्मांतरण की चीज़ें यहाँ पे चला सकते हो। तो क्रिश्चियन मिशनरी हम देखें तो ऑफिशियली यहाँ पे रिलीजियस चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, धर्मांतरण में खासकर इन्वॉल्व हो गए। तो ये चीज़ हमको 1813 के एक्ट में देखने को मिलती है, ठीक। इसके अलावा हम बात करें तो सोवरेनिटी, द एक्ट एक्सप्लिसिटली असर्टेड द ब्रिटिश क्राउन अनडिस्प्यूटेड सोवरेनिटी ओवर द इंडिया। अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली भी खत्म हो गई, तो अगेन ये क्या दिखाता है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश क्राउन की एब्सोल्यूट सोवरेनिटी स्टैब्लिश हो गई। क्यों? क्योंकि मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म कर दी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्राफ था वो नीचे गिरते जा रहा था, और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद तो ड्यूअल जो कंट्रोल था वो ऑब्वियसली वैसे भी ड्यूअल कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया था, ठीक। देन देखें तो सिस्टमेटिक डिसमेंटलिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज कमर्शियल डोमिनेंस, ठीक है।
अब 1793 से 1813 में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? एब्सोल्यूट मोनोपोली थी ट्रेड में 1793 में, लेकिन 1813 में पार्शियल मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि ट्रेड विद टी एंड चाइना जो है वो लॉस्ट, मतलब कि बाकी चीजें, बाकी ट्रेड जो है वो खत्म कर दिए गए थे मोनोपोली छोड़ के। किसके? ट्रेड इन टी और द चाइना, दो, भारत के साथ टी का ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड, ये दो को छोड़ के जो है वो डोमिनेंस खत्म कर दिए थे। नेचर ऑफ रूल हम देखें तो प्योरली कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव देखने को मिलता है। यहाँ पे इट ट्रांजिशंस टू स्टेट्स प्रॉक्सी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रॉक्सी के रूल में काम करेगी। यहाँ पे क्या था कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन था पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नो प्रोविजन फॉर एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था। ठीक है, अब हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ट्रेड मोनोपोली थी वो ट्रेड मोनोपोली को पूरा खत्म किया गया। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखें तो ट्रेड मोनोपोली को पूरा खत्म किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। क्या किया गया? कंपनी लॉसेस ऑल कमर्शियल फंक्शन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्योरली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट, मतलब कि सिर्फ एजेंट बन के रह गई। जो भी उसको कमर्शियल फंक्शन के एक प्रकार से मोनोपोली दी गई थी, एक पावर दिया गया था, वो सब हम बात करें तो क्या होता है कि वो खत्म कर दिया गया था। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली खत्म पूरी, चाइना के साथ भी और टी में भी। सो ये इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे हम देखें तो सेंट्रलाइजेशन जो है वो ओवर सेंट्रलाइजेशन देखने को मिला। मतलब कि पहले तो सिर्फ सबॉर्डिनेशन था गवर्नर ऑफ बंगाल का, मतलब बंगाल का जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पहले से सबॉर्डिनेशन था बाकी जगहों पे, बाकी प्रोविंसेस पे, फॉर एग्जांपल मद्रास और बॉम्बे। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पे प्रेसिडेंसी कंप्लीटली लूज देयर लेजिस्लेटिव पावर ऑल्सो। अब क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा पावर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गया। सबसे पहले तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया, पहले था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। अब क्या हुआ यहाँ पे? ही गॉट द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड सोलली इन द गवर्नर जनरल। पूरे भारत का जो लेजिस्लेटिव पावर था हर प्रोविंसेस के लिए वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गया। पहले सिर्फ क्या था? एग्जीक्यूटिव पावर थे, अब पूरे के पूरे लेजिस्लेटिव पावर भी बंगाल के पास आ गए। मतलब कि बाकी जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, उसमें मेजर जो था वो बॉम्बे और मद्रास, सारे कोई होकर डायरेक्टली किस प्रकार से बॉम्बे बंगाल के अंडर आ गए। तो एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन हमको 1833 में देखने को मिलता है। ठीक है, अब लीगल एंड सोशल माइलस्टोन की बात करें तो फर्स्ट लॉ कमीशन अंडर द मैकाउले, लॉर्ड मैकाउले के अंदर फर्स्ट लॉ कमीशन स्टैब्लिश होते हमको देखने को मिला था। और इस लॉ कमीशन का काम क्या था कि जो भी कानून, जो भी लॉज हैं, ठीक है, भारतीय जो भी पुराने लॉज हैं, उसको एक प्रकार से पूरा कोडिफाई किया जाए ताकि ब्रिटिशर्स को आसान हो। ठीक है, देन ओपन कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन की बात की गई थी ताकि भारतीयों को सही से मौका मिल सके। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल बन के रह गया, एज सच सिर्फ क्लॉज था, ये पूरा नहीं हो पाया था। हम देखेंगे अगले 1853 में हम देखेंगे ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। यहाँ पे सिर्फ बात को कही गई है कि ओपन कंपटीशन होगा, बट वो एज सच हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए, नॉट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू अपोजिशन। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी को लेके तो आप इसको देखिए। देखो, बहुत से ऐसे जो बच्चे सीरियस नहीं होंगे वो यहाँ तक क्लास को छोड़ के जा चुके होंगे। तो यही दिखाता है दोस्तों आपका डेडिकेशन। ठीक है, यूपीएससी क्लियर करना है हमको, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करवा के दूंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका मिक्स कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी सीरियस एस्पायरेंट है आप, तो इसको कंटिन्यू आप पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आप भूलते हैं। ठीक है, सो हेड्स ऑफ टू यू फ्रेंड्स, आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, आप यहाँ तक रुके और वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए, नाउ नेक्स्ट हम देखें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन।
क्या हुआ था, एक प्रकार से यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश किया गया। अगेन 2021 क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन से एक्ट के अंदर स्टैब्लिश किया गया था? दैट वाज द 1853। मतलब कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, इन दोनों को अलग अलग भागों में तोड़ दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, सो गवर्नर जनरल काउंसिल में एक तो एक्सपांड की गई थी, गवर्नर जनरल काउंसिल को एक्सपांड किया गया था और 6 मेंबर्स को जोड़ा गया था, और 6 मेंबर्स को जोड़ के वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जब 6 मेंबर ऐड हो जाते थे तो वो क्या बन जाती थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, चलिए, तो गवर्नर जनरल में एग्जीक्यूटिव लॉस, उसको एग्जीक्यूटिंग करने, काउंसिल का काम क्या था कि लॉ को एग्जीक्यूट करें, और एक और काम क्या आ गया था? मेकिंग द लॉ। पहले कानून बनाओ और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। लेकिन एग्जीक्यूट करने में कुछ सीमित मिनिस्टर्स, कुछ ही लोग थे काउंसिल में, लेकिन बनाने के लिए 6 मेंबर्स को और ज़्यादा ऐड कर लिया गया था। ठीक है, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएटेड अ मिनी पार्लियामेंट, हम जिसको कहते हैं, इसको याद रखिएगा। 60 मेंबर्स पर मिनी पार्लियामेंट, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, फाइनल चार्टर की हम बात करें, नो फिक्स पीरियड फॉर द रिन्यूएबल। अब देखो, यहाँ पे हम बात करें तो 1793, 1813, 1833, ये तीनों में बोला गया था कि भाई 20 साल तक हम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड की पॉलिसी है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 1853 में ऐसा कुछ नहीं बोला गया, टाइम पीरियड डेजिग्नेट नहीं किया गया, कोई भी एज सच नहीं था यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करें तो नो फिक्स पीरियड फॉर द रिन्यूएबल फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ यहाँ पे अब क्या हो गया, मेरिट जो हमने बात की थी 1833 में सिविल सर्विसेज को लेके, वो सिर्फ थियोरेटिकल फॉर्म में था कि कंपटीशन जो है वो ओपन फॉर्म में होगा। ठीक है, अब लेकिन हम देखें फ्रेंड्स तो 1853 में वो चीज़ क्या हो गई, वो चीज़ मेरिट के फॉर्म में, आधार पे हो गई कि मेरिट बेस्ड पे होगा। देखिए यहाँ पे, ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्प्लीमेंट बेस्ड ऑन द मैकाउलेस कमिटी रिकमेंडेशन। और मैकाउले कमिटी ने बोला कि भाई जो सिविल सर्विसेज की जो अब भर्ती है, रिक्रूटमेंट है, वो मेरिट बेस पे होनी चाहिए। तो वो यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कब स्टैब्लिश हुआ और मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज कब स्टार्ट हुई। तो ये दोनों ही जो है वो 1853 में हुआ है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, आप यहाँ से पढ़िए। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे रीजनल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिटेड रीजनल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ड्रॉइंग मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट प्रोविंसेस। अब हम बात करें तो रीजनल रिप्रेजेंटेशन हमको बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर लेजिस्लेशन में। ठीक है, लिमिट देखने को मिलती है, और जो 6 मेंबर ऐड हुए हैं वो हर प्रोविंस से थोड़े थोड़े हुए हैं मोस्टली। ठीक है, अब हम देखें तो 1833 और 53 में क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो 1833 था, वहाँ पे जो नेचर ऑफ रूल था वो क्या था, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव था। लेकिन यहाँ पे हमको रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम बात करें तो मोस्टली लेजिस्लेटिव फंक्शन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहाँ पे ओवर सेंट्रलाइजेशन था, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, लेजिस्लेटिव बॉडी को एक्सपांड किया गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए, ड्यूरेशन को फिक्स नहीं किया गया था। देन बात करें तो लेजिस्लेचर यहाँ पे फुली सेंट्रलाइज थी, यहाँ पे एक्सपांड किया गया, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ लेजिस्लेटिव मेंबर्स में 6 मेंबर ऐड हुए थे, तब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। एग्जीक्यूटिव में 6 को जोड़ा गया। तो ये आप याद रखेंगे क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फ्रेंड्स 6 मेंबर्स को ऐड किया गया, तो वो बनी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, चलिए, ये देखने को मिलता है। देन सिविल सर्विसेज की हम बात करें यहाँ पे तो इक्वालिटी क्लॉज था, लेकिन वो क्या हो गया था, फेल्ड हो गया। अब यहाँ पे ओपन कंपटीशन आपको देखने को मिलता है मेरिट के बेस में, वो भी। अब यहाँ पे हम बात करें तो टोटल टेरिटोरियल कंसोलिडेशन था। ठीक है, कि पूरा ओवर सेंट्रलाइजेशन, सब कुछ विलियम बेंटिक के हाथ में। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद हम देखें तो चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज हुई हैं। ठीक है, चलिए, प्रीलिम्स के लिए हम पावर अब देखें तो द हिस्टोरिकल फर्स्ट यू मस्ट नो द, अभी
मोस्टली अभी जो हमने जितना पढ़ा उसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड जो फैक्ट्स आपको देखने मिले हैं, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंडिक्ट। ठीक, देन फर्स्ट स्टेप टू ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या था? वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, पहली स्टेप जहां पे पार्लियामेंट्री कंट्रोल, हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंडिया के अंदर देखने को मिलते। देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टैब्लिश होना इज डिफरेंट थिंग। वो गवर्नमेंट में इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, वो 1853 में हुआ। 18 जो 1773 में बोल रहे हैं, वो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट का हस्तक्षेप देखने को मिला, उसकी बात कर रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल। फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो 1833 में लॉर्ड मैकाउले के अंडर। फर्स्ट एजुकेशन ग्रांट जो है वो 1 लाख रुपए 1813 के एक्ट में। फर्स्ट ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम 1853 के चार्टर में। ठीक है, तो ये कुछ वन वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम मेंस के पर्सपेक्टिव से हम बात करें थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे 1858 के एक्ट की, रिवोल्ट के बाद। अब मेंस पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो 1773 से 1784 इट इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल मोस्टली करप्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि करप्शन को रोकना था, मिसमैनेजमेंट खत्म करना था, और ड्यूअल सिस्टम जो स्टैब्लिश किए हुए थे उसको खत्म करना था, जो नवाब और कंपनी के बीच में था। ठीक है, देन 1813 में हम बात करें तो इकोनॉमिक पिवट हुआ। क्या? कि मोनोपोली जो थी वो खत्म की गई। क्यों की गई? इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशर के कारण। नेपोलियन का रोल बताया आपको, फ्रांस का मार्केट चला गया था, तो एब्सोल्यूट ट्रेड मोनोपोली खत्म की गई। और इंडिया के अंदर हम देखें तो फ्री ट्रेड मशीनरी देखने को मिले कि भाई मशीनरीज एक्टिविटीज बढ़ी। टोटल सेंट्रलाइजेशन 1813 में, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पार्लियामेंट्री कंट्रोल देखने को मिलता है इन 1853। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स पैटर्न में कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ड्यूअल कंट्रोल। सही बात है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली, बोला है, कंप्लीटली नहीं है, टी और चाइना के साथ नहीं की गई थी, स्टेटमेंट गलत हो गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। सही बात है, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? फेज 2 में हम बात करेंगे फ्रेंड्स 1858 से 1947 तक किस तरह रिवोल्ट के बाद, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद किस तरीके से जो पूरा कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ था, एंड फ्रॉम हियर ऑन किस तरीके से वो 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक रहा है। तो हम फेज 2 देखेंगे इसका। देखिए अभी क्या हुआ था कि 1858 में हमको एंड ऑफ कंपनी रूल, मतलब कि रिवोल्ट के बाद, अब कारण क्या था कि 1857 के रिवोल्ट में जो भी फेलियर्स थे कंपनी के, ठीक है, वो सब उजागर हो गए, और उसको फिर ओवरकम करने के लिए, ताकि आगे ऐसी कोई घटनाएं ना हो, तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने पास ले लिया। और वो लेने के बाद, वो अपने हाथ में पूरा पावर लेने के बाद उसने कुछ चेंजेस किए, और वही चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर। ठीक है, ताकि वापस से ऐसा विद्रोह ना हो सके। उसके बाद हम देखते हैं 1861 में काउंसिल एक्ट आया था, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, ये जो फेज था ये कंसोलिडेशन ऑफ क्राउन रूल, कि क्राउन अपना रूल जो किस तरह कंसोलिडेट कर इंडिया में। यहाँ पे जो 1892 में हम देखते हैं कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया था 1885 में। तो कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था कि रिप्रेजेंटेशन को किस तरह बढ़ाया जाए, इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए ये 1892 और 1909 आया कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। उसके बाद ऑटोनॉमी की बात आती है कि हमें जनरल ऑटोनॉमी चाहिए इंडियंस को, तो वो 1919 और 35 के एक्ट में देखने को मिलता है। और फेज 4 यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देन
इस पे हम बात करें तो जो क्राउन्स एक्ट है 1858 का, जो क्राउन के पास जो है, ब्रिटिश क्राउन के पास पूरा पावर शिफ्ट हो गया था, तो उसमें कैटलिस्ट का काम बेसिकली किसने किया था? तो वो था 1857, मतलब रिवोल्ट। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो थी, उसने एक प्रकार से कैटलिस्ट का काम किया, और उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो पूरा का पूरा उजागर कर दिया था। ठीक है, सो पूरा का पूरा उजागर वो हमको करते देखने को मिला है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि कंपनी रूल इज कंप्लीटली अबॉलिश्ड एंड ड्यूअल कंट्रोल डिस्पेंडेड। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जो ड्यूअल कंट्रोल हमको देखने को मिल रहा था पिट्स इंडिया एक्ट के समय से लेके, ठीक है, पिट्स इंडिया से लेके जो 1784 से वो ड्यूअल कंट्रोल पूरा खत्म हो गया यहाँ पे, और कंपनी के रूल को खत्म करके ब्रिटिश क्राउन ने पूरे पावर जो है वो अपने हाथ में ले ली। और उसका एक मेन कैटलिस्ट क्या था? 1857 रिवोल्ट। ठीक, चलिए अब हम बात करें तो यूपीएससी के बेसिकली मेंस पॉइंटर के हिसाब से यहाँ पे क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया था। ठीक है, उसके अंदर क्या था कि एक तो जो पदवी थी किसकी? गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पदवी थी। कमेंट करके बताइए, अभी हमने पहले पढ़ा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए हैं। ठीक है, सो अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पदवी थी, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय कर दिया गया। और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो पहले वाइसरॉय हुए हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम देखें तो थियोरिटिकली हम बात करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या क्वीन के प्रोक्लेमेशन में ये प्रॉमिस किया गया कि देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस इन रिलीजन। अब धर्म के मामले में कोई भी रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं होगा, जो कि 1813 के एक्ट के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी को छूट दी गई थी। तो उनको 1857 के रिवोल्ट का एक मेजर कारण भी वही था दोस्तों, कि वहाँ पे धर्म के ऊपर थोड़ा सा अटैक किया गया, तो लोग जो है वो विद्रोह पे आ गए थे। तो इन्होंने कहा कि भाई देयर वुड बी नाउ नॉन इंटरफेरेंस इन एनी रिलीजन मैटर। ठीक है, नाउ देयर वुड बी इक्वल प्रोटेक्शन एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, सो इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा सबको, और इक्वल एक्सेस होगी किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, देयर वुड बी ऑन द मेरिट, मतलब कि अब तो इंडियंस को इंक्लूड भी किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में, धर्म के आधार पे किसी को इंटरफेरेंस नहीं होगा। और दूसरी बात, ब्रिटिश पॉलिसी जो है वो अब अपीसमेंट की तरफ जाएगी, किसके? लैंड होल्डर्स और प्रिंसेस से। प्रिंसली स्टेट्स को अब एक प्रकार से छीना नहीं जाएगा, वो उनके पास ही रहेंगे। तो प्रिंसेस को अब उन्होंने अपीस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी थी। अब हुआ क्या है, बेसिकली ब्रिटिश क्राउन के अंदर सुपीरियर अथॉरिटी बन गई ब्रिटिश क्राउन, कंपनी का रूल पूरा का पूरा खत्म हो गया। सो ब्रिटिश क्राउन सुप्रीम अथॉरिटी। अब जो ड्यूअल कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी और बीओसी, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, किस एक्ट के अंदर? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर उसको खत्म कर दिया गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया का एक ऑफिस एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, जो ब्रिटिश मिनिस्टर रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं ये। सो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के एक ऑफिस स्थापित किया गया, और इनके अंडर में, ठीक है, काउंसिल में इनके 15 मेंबर्स को रखा गया। तो जो पहले दो बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको हटा के एक सिंगल बॉडी बना दी गई, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उनके अंडर में 15 मेंबर्स रखे गए थे। ठीक है, 15 मेंबर की काउंसिल वहाँ पे क्रिएट की गई थी ब्रिटेन के अंदर में। ठीक है, जो कि रियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भारत के अंदर क्या होगा, उनके हाथ में था। ठीक है, अब वॉइसरॉय की हम बात कर लें तो फर्स्ट वॉइसरॉय हमने देखा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया हो गए। ठीक है, एक्टिंग एज द क्राउन्स डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये काम करें। अब इसकी हम बात कर लें इसके बाद, तो यही चीज़ आपको देखने को मिलती है मोस्टली 1858 एक्ट के अंदर। अब 1861 का जो काउंसिल एक्ट है,
अभी ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव ऑन करेगा। ठीक है, देखो 1853 के एक्ट में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिला कि लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग हो गए थे। लेकिन उसके अब एक कदम और आगे जाएं तो 1861 में हमें पोर्टफोलियो सिस्टम भी देखने को मिलता है। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब कि अब जो है वो पावर डिवाइड हो जाएंगे, मिनिस्ट्रीज डिवाइड हो जाएंगी कि जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल की, वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव में 4 मेंबर हैं, तो अब सबकी जिम्मेदारी होगी, एक मेंबर की फाइनेंस की, एक मेंबर की डिफेंस की, एक मेंबर की किसी की, एक मेंबर की, तो पोर्टफोलियो यहाँ पे बांटे गए। ठीक है, तो वो 1861 के एक्ट के अंदर देखने को मिलता है। सो कैटलिस्ट क्या था? बेसिकली a deliberate policy shift to associate Indians with governance to prevent the, बेसिकली मेजर मोटो क्या था कि गवर्नेंस में इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड किया जाए। तो उसके लिए जो लेजिस्लेटिव बॉडी बनी थी, ठीक है, 1853 के एक्ट के अंदर 6 मेंबर जुड़े थे, उसको क्या किया गया? एक्सपांड किया गया ताकि और ज़्यादा इंडियंस को उसमें इंक्लूड किया जा सके, ताकि इनकी आवाज़ को एक प्रकार से बल मिले और ये विद्रोह ना करे। तो यहाँ पे क्या हुआ? लेजिस्लेटिव बॉडी को इस्टेब्लिश किया, एक्सपांड किया गया। इस्टेब्लिश तो पहले हो गई थी 53 में, एक्सपांड किया गया और इंडियन नॉमिनेशन, मोस्टली नॉमिनेशन के थ्रू 6 to 12 एडिशनल मेंबर जो है उसमें जोड़े गए। ठीक है, कहाँ पे? वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल के तौर पे राजा ऑफ बनारस। ठीक है, सो ये सब नॉमिनेटेड मेंबर थे। अगर उन वो इंडियन कहने के लिए वो इंडियंस जुड़ रहे थे, बट इंडियंस के फेवर में कोई आवाज़ उठा रहे थे क्या? नहीं, कहने के लिए। तो इस लेजिस्लेटिव बॉडी को एक्सपांड किया गया ना। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रकार से बिगिन होती है रियल सेंस में। क्यों? क्योंकि एक तो देखते मिलता है कि भाई बॉडी जो है वो एक्सपांड की गई है। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी रीगेन देयर लॉस्ट पावर। देखो अब तक क्या हुआ है, 1861 से जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया था, खासकर 1784 से लेके 1861 तक हम देखें तो पूरा का पूरा जो है वो सबॉर्डिनेट में थे बाकी जितने भी प्रोविंसेस थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। 1833 से लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए भी तो पूरे सबॉर्डिनेशन में हो गए थे। अब उसमें क्या किया गया? दे आर नाउ डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रकार से बिगिन हुआ और बॉम्बे और मद्रास जो प्रोविंसेस थे उनको लेजिस्लेटिव पावर वापस कर दी गई। तो एक प्रकार से 1857 की रिवोल्ट के बाद उनको सबक मिल गया ब्रिटिशर्स को कि भाई अब हम ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते वरना विद्रोह हो जाएगा। तो इसी सूरत में अब आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप आपको डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी आप देखिए कि ये सबसे पहले तो ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए PYQ अगर हम देखें तो PYQ में हर साल आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से डेफिनेटली निकल के आते हैं। ठीक है, सो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे बिगिन होते देखने को मिलता है। लेजिस्लेटिव पावर जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है ना। मॉडर्न मद्रास और बॉम्बे को। द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव टूल्स लाइक लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूसेस द पोर्टफोलियो सिस्टम। वही बोले पोर्टफोलियो सिस्टम, हर मिनिस्टर को एक कुछ पोर्टफोलियो दे दिया गया था, जिम्मेदारी दे दी गई थी। ठीक है, सो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कैबिनेट जो 1861 के एक्ट के अंदर हमको देखने को मिलता है। इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकते थे कौन? वॉइसरॉय। तो इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस का प्रोविजन भी है। आपको, आप पीडीएफ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। सो आप उससे बेफिक्र रहिए। देन क्रिटिकल लिमिटेशंस, क्रिटिकल लिमिटेशन की हम बात करें तो काउंसिल वर प्योरली एडवाइजरी। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी है वो प्योरली हमको एडवाइजरी नेचर की देखने को मिल रही है। उसमें दूसरी बात, कोई इलेक्टिव मेंबर भी नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार का बजट में कंट्रोल, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना पार्लियामेंट में अलाउ ही नहीं है। तो अब आपको सिर्फ जाके बैठना है, ना आपको बोलने की आज़ादी है, ना आपको बजट में पार्टिसिपेशन है,
ना आप चुने गए हो डायरेक्टली, ना तो आपको, और आप सिर्फ एडवाइस दी हो, तो ये कुछ दिक्कतें थी। ठीक है ना। 1892 के एक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिए डिसेंट्रलाइजेशन और बढ़ेगा क्यों। 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब क्या होता है कि ये बॉडी जो है वो हमारे अधिकारों के लिए, आईएनसी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़्यादा प्रेशर में आई कि भाई अब हमें डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा वरना विद्रोह होगा, लोग समझदार होते जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आपके किस तरीके से 1857 से जब हम आगे आए 18 पर्टिकुलरली 1902 तक, तो लोगों में इंटेलिजेंशिया ग्रुप जो था वो समझदारी आपको बढ़ते देखने को मिली है। ठीक है, तो अभी हम बात करें दोस्तों, तो आप सबसे पहले तो मज़े से पढ़िए बिल्कुल। ठीक है, ताकि हम इसको आगे बिल्कुल एक प्रॉपर स्क्रिप्टेड और प्रॉपर स्पिरिटेड मैनर में पढ़ें। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, ये हमारी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको प्रीलिम्स करवा के दूं क्लियर, और बेसिकली इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो बिल्कुल गलत ना हो। ठीक है, तो इस जैसे हमने कहा कि ये जो हमारी 20 डेज का वन शॉट रहेगा, तो 20 डे में ये 1/20 ये पहला दिन है हमारे 20 शॉर्ट सीरीज का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, सो जनरेटेड द फियर्स डिमांड फॉर द रिप्रेजेंटेशन फॉर द लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। तो आईएनसी ने भाई लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की बात की कि और मेंबर्स को जोड़ा जाना चाहिए, इंडियंस को और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसी सूरत में हम देखें तो क्या हुआ कि 60 मेंबर्स बॉडी बना दी गई थी, तो लेजिस्लेटिव बॉडी को और ज़्यादा एक्सपांड किया गया। ठीक है, और इलेक्शंस जो थे पहली बार हमको इनडायरेक्ट फॉर्म में इलेक्शन देखने को मिलते हैं। एज सच खास वहाँ पे खैर इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, बट फिर भी इनडायरेक्ट फॉर्म में इलेक्शन, जैसे कि हम बात कर लें तो म्यूनसिपैलिटीज़ हो गए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, उनके द्वारा कुछ मेंबर चुने गए थे। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में हमको इलेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी, बजट में हमको वॉइस क्या है, मेंबर्स गेन द राइट टू डिस्कस द बजट। अगेन हमको बजट में बोलने की आज़ादी है, डिस्कस कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे वोट की आज़ादी अभी भी नहीं थी। ठीक है, स्टिल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है, देन क्वेश्चनिंग पावर, आप वहाँ पे कुड आस्क अ क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव बट ओनली विद द प्रायर नोटिस। अब संसद में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के, आप मेंबर हो, लेजिस्लेटिव बॉडी में हो, और आप क्वेश्चन करने का अधिकार तो होना चाहिए, तो आप कर सकते हो, लेकिन क्या देना पड़ेगा, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ताकि जो है वो सामने वाले तैयार हो जाए मिनिस्टर लोग जवाब देने के लिए। तो क्वेश्चनिंग पावर मिल गई थी, बजट में वॉइस मिल गई थी, लेकिन वोटिंग पावर नहीं मिला था। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन हुए थे। ठीक है, उसमें हम देखें तो ब्रिटिश मेजॉरिटी जो थी वो बरकरार थी, ऑफिशियल मेंबर्स उन्हीं के थे। ठीक है, दूसरी बात, डायरेक्ट इलेक्शन का फ्रेमवर्क तो था नहीं, और आप संसद में एक क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री और फॉलो अप क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते थे। ठीक है, अब हम देखें 61 और 92 के बीच में, तो ये प्योरली नॉमिनेटेड देखने को मिलता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वाइसरॉय द्वारा, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन जो पहली बार हमको इंट्रोड्यूस होते देखने को मिले थे। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो नो डिस्कशन वॉज परमिटेड। ठीक है, फाइनेंशियल पावर से कोई डिस्कशन परमिटेड नहीं था, लेकिन बजट डिस्कशन यहाँ पे अलाउड, देयर वाज नो वोटिंग। ठीक, देन वोटिंग पावर नहीं था, बट बजट को डिस्कस कर सकते थे, यहाँ पे वो भी नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कुछ रियायतें ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछ सकते थे। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स यहाँ पे पहली बार हमको पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिला है। ठीक है, सो इंक्रीमेंटल एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम जीरो टू अकाउंटेबिलिटी हमको धीरे धीरे लिमिटेड क्वेश्चन के साथ देखने को मिल रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जो अगले दो लॉ हैं 1909 और 1919। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और मोंटेगे चेल्सफॉर्म रिफॉर्म। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात करें दोस्तों, तो ये एक डिवीजन का सीड है। ठीक है, डिवीजन का सीड है, दैट इज द सेपरेट इलेक्टोरेट।
ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अनगिनत बार स्टेट पीसीएस में, रेगुलर एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, सो मॉरले मिंटो रिफॉर्म हम देखें तो सेपरेट इलेक्टोरेट कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो आपको आंख बंद करके 1909 लगाना है। ठीक है, चलिए, राइजिंग अब क्या हो रहा था कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, एक तो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिवेट हो गए थे इस समय, ठीक है, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के बाद। तो अब क्या करना था गवर्नमेंट को, अभी देखो बैकग्राउंड देख रहे हैं कि 1909 एक्ट आया क्यों, वो इसलिए, जैसे 1892 वाला क्यों आया, कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया था इसलिए उसका प्रेशर आ रहा था। लेकिन 1909 एक्ट क्यों आया, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के बाद एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का प्रेशर आया था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में दिक्कत हुई थी, तो मॉडरेट्स को उनको अपीस करना था, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और दूसरी बात यहाँ पे मुस्लिम्स को भी अपीस करना था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड को और ज़्यादा गहरा करना था, तो मुस्लिम्स को और अपीस करने के लिए ये रिफॉर्म्स आए थे, मॉडरेट्स को एक्सट्रीमिस्ट से अलग करने के लिए रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, तो सीड्स ऑफ डिवीजन हमको यहीं देखने को मिलती है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद यहाँ पे। ठीक है, टू अपीज द मॉडरेट्स इन डिवाइडिंग कम्युनिटीज। ठीक है, सो मॉडरेट्स को अपीज करने के लिए ये आया था। उसके बाद हम बात करें बेसिकली, तो आपको ये देखने मिलेगा कि कम्युनल वीटो, ठीक है, कम्युनल वीटो हम देखें फ्रेंड्स, तो बेसिकली देयर वाज सेपरेट इलेक्टोरेट्स, राइट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, मुस्लिम्स वर ग्रांटेड द सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, अभी ओनली मुस्लिम्स कुड वोट फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट। अभी सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सेपरेट इलेक्टोरेट की हम बात करें तो ओनली द मुस्लिम मेंबर कैन वोट फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे रिजर्वेशन का कोई इशू नहीं था कि भाई सीट्स रिजर्व है, बट हम देखें तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट ही वहां पे वोट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिल रही थी। देन देखिए हम तो एग्जीक्यूटिव ब्रेक थ्रू। अब एग्जीक्यूटिव ब्रेक थ्रू की हम बात करें तो फर्स्ट इंडियन, अभी सबसे पहली बार यहाँ पे कोई इंडियन आया है, दैट इज द सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं हमको देखने को मिलते, दैट इज द एसपी सिन्हा। ठीक, एसपी सिन्हा। ठीक है, तो पहले इंडियन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, चलिए, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, काउंसिल में पहला मेंबर इंडियन, लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ज़्यादा क्या कर दिया गया था, एक्सपांड कर दिया गया था। ठीक है, एंड जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1892 में नहीं पूछ पा रहे थे वो यहाँ पे पूछ सकते थे। ठीक है, बजट में रेजोल्यूशन को मूव कर सकते थे, लेकिन फिर भी अल्टीमेट अथॉरिटी गवर्नर जनरल के पास ही होगी। ठीक है, और ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अभी तक, मतलब सेंट्रल मेजोरिटी ही थी, ब्रिटिशर्स के पास ही थी, लेकिन एक्सपांशन जरूर हुआ था। ठीक है, चलिए, अभी नेशनल यहाँ पे बोला गया नेशनलिस्ट द्वारा कि भाई आप अभी जैसे सत्येंद्र प्रसाद को इंट्रोड्यूस किए वाइसरॉय काउंसिल के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपांशन किए हो, तो अभी समय जा चुका है, ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी थी, अब हमें और ज़्यादा रियायतें चाहिए। ये बहुत आप छोटा सा बहुत बहुत कम कर रहे हो और बहुत लेट कर रहे हो, और साथ ही साथ यहाँ पे आपने कम्युनल डिवाइड बढ़ा दिया मुस्लिम और हिंदू के बीच में सेपरेट इलेक्टोरेट को थ्रू। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट में अगर किसी सीट में मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है तो वहां पे उसको वोट भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही देंगे। ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट इज मॉन्टेगे चिल्सफॉर्म रिफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, द एरा ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि पुश टुवर्ड्स सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द ऑगस्ट डिक्लेरेशन। यहाँ पे डायरकी वगैरह देखने को मिलती है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। अगेन अब इसकी टाइमिंग 1919 ही क्यों, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप देखें तो होम रूल मूवमेंट आया था। कब, होम रूल मूवमेंट, एनी बसंट और
बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो होम रूल मूवमेंट आया था 1916 में, ठीक है। देन वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन 14 से 18 के बीच में, ठीक है। सो अभी वर्ल्ड वॉर वन में शांति रही थी थोड़ी, तो अभी उनको मॉडरेट्स जो थे वो वहाँ पे उनके फेवर में थे कि भाई अभी वर्ल्ड वॉर के समय हमें कुछ करना नहीं है। तो मॉडरेट को अपीस करने के लिए होम रूल मूवमेंट में जो फैलाव हो रहा था, अशांति फैल रही थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसको काबू में करने के लिए, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये एक्ट आया गया था, लाया गया था बेसिकली, ठीक है। सो अब हम बात करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम एट द सेंटर। बाइकैमरलिज्म का मतलब कि अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, दो हाउसेज आपको सेंटर में देखने को मिलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे आपको बाइकैमरलिज्म पहली बार कहाँ देखने मिलेगी, सेंटर में देखने को मिलती है। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम देखें तो आपको देखने मिलेगा कि, ठीक है, कि कम्युनल डिवाइड आपको देखने को मिलेगी। कम्युनल डिवाइड जो है वो डीपन हुआ है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड। अभी क्या था कि 1909 में फ्रेंड्स सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो सिर्फ मुस्लिम्स के पास, मतलब मुस्लिम्स को दिया गया था। अभी यहाँ पे वो किसको दे दिया गया, सिख को भी दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया, और सिख एंग्लो इंडियंस के अलावा क्रिश्चियंस, इंडियन क्रिश्चियन को भी दे दिया गया। तो और सेपरेट इलेक्टोरेट का एक्सपांशन होते देखने को मिला है सोसाइटी में, और ज़्यादा कम्युनल डिवाइड हमको देखने को मिल रही है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ हम पढ़े हैं सही से, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम में आप वहाँ पे आके भी बता सकते हो ग्रीवांसेस अपने, ठीक है। सो 1919 का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ना। अभी अब यहाँ पे हम देखें तो डायरेक्ट इलेक्शन का हमको देखने को मिलता है। अब डायरेक्ट इलेक्शन, अभी तक कैसे थे वो, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन 1919 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है। और इसकी फ्रेंचाइजी की हम बात करें, फ्रेंचाइज की कि भाई सिर्फ कुछ नियर अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग ही वोट कर पा रहे थे, और 10% लोग वोट कर पा रहे थे उसमें भी कुछ कंडीशंस थी। वो व्यक्ति जो जिनके पास प्रॉपर्टी है, वो व्यक्ति जिनके जो टैक्स दे रहे हैं, वो व्यक्ति जो ज़्यादा एजुकेटेड है, ठीक है, वही लोग बेसिकली देखे तो वोट कर पा रहे थे डायरेक्ट इलेक्शन। इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश करने की बात हुई थी जो कि 1926 में स्टैब्लिश हुआ था। तो पब्लिक सर्विस कमीशन, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन, बाइकैमरलिज्म एट सेंटर, सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल डिवाइड, तो ये सब प्रोविजन हमको, सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया, तो ये सब प्रोविजन हमको 1919 एक्ट में देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद जो अपीसमेंट था उसके अगेन, उसके लिए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को दूर करने के लिए अगेन जो एक साथ आ गए थे वो, ठीक है, लखनऊ पैक्ट में, और हिंदू मुस्लिम भी एक साथ आ गए थे लखनऊ पैक्ट को, तो उसको भी डिवाइड करने के लिए और खासकर मॉडरेट्स को अपीस करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। सो बिग हुक इसमें क्या देखने को मिलता है, मोस्ट नोटोरियस कॉम्प्लेक्स फीचर ऑफ 1990 वाज द डायरकी इन द प्रोविंस, ठीक है। हम डायरकी को समझेंगे। अब डायरकी का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था कि डिवीजन ऑफ पावर्स टू कैटेगरी, क्या होता है कि प्रोविंसेस में, स्टेट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको दो भागों में बांट दिए। मतलब कि दो भाग, मतलब कौन से, एक तो होगा रिजर्व सब्जेक्ट्स और एक होगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब रिजर्व सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स होंगे जो कि डायरेक्टली अंडर द गवर्नर जनरल, वहाँ के गवर्नर जनरल के अंडर में होंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको देखेगी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर में डायरेक्टली रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है वो ऑटोनॉमी आ गई थी प्रोविंस में, तो उसके बाद ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वहाँ के वो मिनिस्टर्स लोग जो है उसको हैंडल कर रहे थे, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। सो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, ये सब चीज़ें हमको रिजर्व सब्जेक्ट में देखने को मिलती हैं, ठीक। देन ब्रिटिश गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कंट्रोल कौन करता था, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एब्सल्यूट कंट्रोल देखने को मिलता था रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ
ब्रिटिश गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब डायरेक्ट एब्सोल्यूट कंट्रोल है, मिनिस्टर्स की कुछ नहीं चलेगी, ठीक। देन जीरो अकाउंटेबिलिटी, किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है, संसद में भी उनको इन सब्जेक्ट के बारे में कोई जवाबदेही नहीं है, सो देयर इज जीरो अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इन्हें कहने के लिए मिनिस्टर्स को कुछ दे तो दिए कि भाई आप देखो रूल करो, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट एंड ऑल, इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए कि भाई लॉलीपॉप लो आप देखो, लेकिन वो ओवरराइड कर सकते थे गवर्नर जनरल उनके पावर को, ठीक है, इंडियन मिनिस्टर्स को, तो कहने के लिए उनके हाथ में पावर थी, बट ओवरराइड तो हर समय कर सकते थे, ठीक है। सो देयर वर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल बट पोसेस्ड हाईली लिमिटेड रियल पावर, मतलब कि अब देखो ये इनके पास एब्सोल्यूट पावर था, ये जवाब दे नहीं थे, जीरो अकाउंटेबिलिटी, लेकिन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के लिए जो इंडियन मिनिस्टर्स थे फ्रेंड्स, वो थे पार्लियामेंट पे अकाउंटेबल, ठीक है, ये चीज देखने को मिलेगी। सो इंडियन मिनिस्टर्स वर गिवन वास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट द नेसेसरी फंडिंग, सबसे बड़ी दिक्कत ये मिली कि भाई आप हेल्थ देख लो, आप एजुकेशन देख लो, आप लोकल गवर्नमेंट देख लो, लेकिन फाइनेंस कौन पकड़ के रखेगा, हम पकड़ के रखेंगे, आपकी ड्यूटी है कि आप ये सब चीज़ें करो, लेकिन हम आपको पैसा तो देंगे ही नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ें थी। उसके बाद वीटो पावर, कि किसी भी चीज़ पे वो वीटो कर देते थे, तो ये दिक्कत आपको देखने को मिली है। देन हम देखें तो 1935 का एक्ट, इट इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई फ्रेमवर्क जो है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशरी का प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन, हमने यहीं से लिया है, ठीक है। सो अभी देखें तो इट इज़ अ कल्मिनेट, अभी क्यों आया, अब अगेन बैकग्राउंड क्यों आया 1935 का एक्ट, क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी, तो आपको याद होगा 1927 में साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन ने कुछ बदलाव करने के लिए कहे थे, तो वो बदलाव जो है वो 1935 के एक्ट के रूप में आए हैं। और इस एक्ट के पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे, लंदन में, और वहाँ से जो सुझाव आए उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया इस एक्ट के अंदर, तो ये दो कारण बने, साइमन कमीशन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। अब इस एक्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, मतलब कि डायरकी वॉज कम्प्लीटली अबॉलिश्ड इन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में हम देखें तो फंक्शन सही से नहीं हो पा रहा था, तो डायरकी को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। न प्रोविंसेस वर ग्रांटेड ऑटोनॉमस स्टेटस विद द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। सो पूरी ऑटोनॉमी दे दी गई प्रोविंसेस को, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी गई, और पूरा का पूरा पावर जो है वो मिनिस्टर्स को ही दे दिया गया, कुछ भी सब्जेक्ट्स का सच ट्रांसफर रिजर्व के रूप में नहीं रखा गया, सारे के सारे मिनिस्टर, सारे के सारे इंडियन मिनिस्टर्स को हैंड ऑन कर दिए गए, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई, मतलब डायरकी एट द प्रोविंस खत्म। अब फेडरल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि ब्रिटिश के जितने भी कंट्रोल वाला जो एरिया था वो, और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स, दोनों को साथ में रख के कॉमन स्ट्रक्चर बनाने की बात की गई थी, दैट इज द फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन किया ही नहीं। तो क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, 2023 में पूछा गया है कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कौन से एक्ट में कही गई थी, तो वो 1935 एक्ट में कही गई थी। रेसिडरी पावर अगेन जो है वो, अब देखो फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि 3 लिस्ट बनते हैं, जो अभी डिवीजन ऑफ पावर की है, 3 लिस्ट बनी थी, दैट इज द फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, और बचे हुए रेसिडरी पावर जो थे वो वॉइसरॉय के हाथ में थे। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि 1935 एक्ट के अंदर जो रेसिडरी पावर है वो किसके हाथ में रहेंगे, तो वो वॉइसरॉय के हाथ में रहेंगे। देन इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन की हम बात करें तो स्टैब्लिश द फेडरल कोड एंड क्रिएटेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो अभी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हमको इस एक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आरबीआई, ठीक है, और फेडरल कोड भी बना है जो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट हो गया था। तो आरबीआई और कहने को फेडरल कोड दोनों ही इस एक्ट के बाद आए हैं।
वोटिंग की हम बात कर लें तो 1919 में हम फ्रेंड्स देखे थे 10% वोटिंग देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे 14% लोग वोट कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ से यूपीएससी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है, एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से खासकर। ठीक है, कि फ्रेंचाइजी कितनी थी, क्या सबको पावर दिए जाते थे, सब वोट कर सकते थे, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, ये सब आपको ये फैक्ट्स जो है वो याद रखने होंगे। ठीक है, तब हम बात करें तो शिफ्ट इन पावर हमको देखने को मिला है किस तरीके से 1919 से 35 के बीच में। डायरकी जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था कहाँ पे, प्रोविंसेस में 1990s। ठीक है, अब क्या हुआ, ये डायरकी प्रोविंस में तो खत्म हो गई लेकिन सेंटर में इंट्रोड्यूस हो गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे थी क्या, नहीं थी, गवर्नर के पास ओवरराइडिंग पावर थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड मिनिस्टर ही सब कुछ देखेंगे, एक प्रकार से रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिली है। देन फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इट लूजेस सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन लूज था वो जो डिवीजन था, लेकिन यहाँ पे पूरी लिस्ट जो है वो सिग्निफाई कर दी गई, आपका ये काम, आपका ये काम, आपका ये काम, और कोई भी ओवरराइड नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कर सकते थे। वोटिंग फ्रेंचाइज यहाँ पे 10%, यहाँ पे बढ़ के 14%। ठीक है, यहाँ पे विमेन को, लेबर को, ठीक है, डिफरेंट ट्राइब्स को, तो यहाँ पे जो था वो एक्सपांशन कर दिया गया था हमारे कम्युनल सिस्टम में भी। ठीक है, कम्युनल सिस्टम में भी वुमेन, इनको भी राइट जो वोटिंग का था वो बेसिकली, वोटिंग में तो पर्टिकुलरली वो प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन तीनों पॉइंट थे ही थे। ये जो हम बात कर रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट में, तो वुमेन के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया था, ट्राइब्स के लिए भी आ गया था, लेबर के लिए भी आ गया था। ठीक है, तो ये सब था। देन इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात कर ले, यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन बना है इस एक्ट के अंतर्गत, और इस एक्ट के अंतर्गत फेडरल कोर्ट ऑफ आरबीआई, फेडरल कोर्ट ऑफ आरबीआई। अब बात कर लें तो यहाँ से हम फेडरलिज्म और मेन ब्लूप्रिंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इसी एक्ट के द्वारा हमने लिया है। क्लियर, चलिए अब लास्ट एक्ट देखते हैं हमारा, दैट इज द 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे सोवरेनिटी एक प्रकार से हमको मिल गई थी। हम अब ये इसका लॉजिक क्या है, इसको क्यों लाया गया 47 एक्ट को, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कि जो कैबिनेट मिशन था वो कैबिनेट मिशन प्लान एक प्रकार से फेल हो गया था, तो जल्दी से पावर ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा ये प्लान लाया गया था 3 जून 1947 को, ताकि एक फुल प्रूफ तरीके से बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के आसानी से सिंपल मैनर में पावर ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, अब इसके प्रोविजंस की हम बात करें 1947 के फ्रेंड्स, तो एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हमको देखने को मिला है कि 1947 एक्ट में इंडिपेंडेंस तो मिलेगा गवर्नमेंट को, भारत को, तो भारत को इंडिपेंडेंस मिलेगा, तो भारत जो रहेगी अब अपनी सोवरेनिटी रहेगी, ब्रिटिश सोवरेनिटी जो है वो लीगली खत्म हो जाएगी, इंडिया जो है वो स्वयं में सोवरेन हो जाएगा, अब वो किसी के भी दबाव में नहीं रहेगा किसी भी रूप से। ठीक है, दैट इज द कंप्लीट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बना था 1858 एक्ट के अंदर, वो भी बंद हो जाएगा। पार्टीशन होता है ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दो डोमिनियन का पार्टीशन हमको इस पे देखने को मिलेगा। देन लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज आर डिक्लेयर्ड द फुल सोवरेन बॉडी, मतलब कि जो बॉडी कानून बनाएगी और साथ ही साथ वही कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी फिर संविधान भी बनाएगी, तो वो सोवरेन है, अपने आप में स्वायत्त है, किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल दबाव में वो नहीं है। ठीक है, ब्रिटिशर्स का कोई कंट्रोल नहीं होगा, ये भी प्रोविजन उसमें है। इंटरिम गवर्नेंस, तो इंटरिम गवर्नेंस जो होगी फ्रेंड्स वो 1935 के एक्ट के अनुरूप होगी, और उसी के प्रकार उसी के रूप में इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। ठीक, चलिए अब हम देखें तो एंड ऑफ पैरामाउंसी।
अब इस एक्ट के अंदर क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कह दिया गया प्रिंसली स्टेट्स को कि भाई आप अपना देख लो, मतलब कि जॉइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया, जॉइन द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, या फिर अलग रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, साफ सुथरे वे में उनको कह दिया गया कि आप पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहो तो वहाँ चले जाओ, इंडिया के साथ जुड़ना चाहो तो वहाँ चले जाओ, या फिर अकेले रहो। ठीक है, ब्रिटिश पैरामाउंसी जो था कि भाई आप हमारी जिम्मेदारी हैं, वो खत्म हो गई, इट वुड लैप्स। अब क्या हुआ, बाउंड्री जो साइरल रैडक्लिफ के अंडर में बाउंड्री कमीशन जो है वो सेटअप हुई थी, कहाँ कहाँ पे, पंजाब में और बंगाल में बाउंड्री को बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, पंजाब और बंगाल में देखने को मिलता है, फिर डेथ्स हुई, वो सब बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को तो है ही है। अब ये मेजर चीज थी और पावर ट्रांसफर हो गए थे 1847 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ मेजर हमको एक्ट्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिले। अब हम बात कर लें तो 1858 में एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन हमको देखने को मिला है। ठीक, क्राउन का रूल जो है वो हमको देखने को मिला है। ठीक है, वॉइसरॉय डिक्टेट किए। टोकन रिप्रेजेंटेशन, अभी 61 से 92 के बीच में रिप्रेजेंटेशन तो हुआ है, 4 मेंबर बढ़ा दिए, 6 मेंबर बढ़ा दिए, वो नॉमिनेशन के फॉर्म में था, वो टोकन रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, बजट डिस्कस कर सकते हो लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वोट नहीं कर सकते, तो एक टोकन फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑटोनॉमी बढ़ी है, डिवीजन भी बढ़ा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन स्टार्ट हो गया था और एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो बन गई थी, और यहाँ पे तो कंप्लीट सोवरेनिटी हमें मिल गई थी। ठीक है, चलिए अब बेसिकली हम बात करें तो डायर की सबसे पहले 1919 में प्रोविंसेस पे थी, फिर सेंटर में 35 में आ गई। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन देख रहे हैं। आरबीआई बना 35 में, फेडरल कोड बना 37 में, यूपीएससी बना 1926 में। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेपरेट इलेक्टोरेट का 1909 में, डायरेक्ट इलेक्शन 1919 में, ये चीज़ें आपको देखने को मिली है। ठीक है, सो आई होप कि हमने जो 1773 से लेके गवर्नमेंट ऑफ मतलब इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक मोस्टली सारे एक्ट कवर कर लिए हैं। और यहाँ से आप देखें तो 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमेशा निकल के आते हैं। ठीक है, सो हमारा जो 20 डेज का शॉर्ट सीरीज 20 डे वन शॉर्ट सीरीज मैराथन चल रहा है, उसमें ये डे 1 था। डेली आपको 7 o'clock पे, ठीक है, डेली की वीडियो मैराथन आएगी, वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वन शॉट में। ठीक है, वहाँ से आपको डेफिनेट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, सो अभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, राइट, ताकि लोगों तक इस पहुँच सके। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको एक बार और वापस से देखिए।